हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। अभी लेटेस्ट में आपने एक न्यूज यहां पर सुनी होगी जिसमें एंशियंट टी हॉर्स रूट या टी हॉर्स रोड का जो है वो जिक्र यहां पर न्यूज में बार बार आपको देखने को मिल रहा है। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये एंशियंट टी हॉर्स रूट या रोड जो है वो क्या है और इसका इम्पैक्ट इंडिया और चाइना रिलेशन के ऊपर पहले किस तरीके का था और आज के टाइम पीरियड पर इस पर्टिकुलर रूट या रोड के बारे में बार बार क्यों बातें की जा रही हैं। क्या इसके थ्रू हम एक बार फिर से इंडिया और चाइना के रिलेशन को स्ट्रेंथन यहां पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। इस सेशन को देखने के बाद आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको फिर आपको कभी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये एकदम से क्यों यहां पर हम लोगों को पढ़ने को देखने को मिल रही है। तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि एक चाइनीज एम्बेसडर है जो कि इंडिया में है। इनका नाम है जू। इन्होंने अभी क्या किया है कि एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में इन्होंने हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड के बारे में जो है वो यहां पर बात करी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये है जू सा और ये इनका यहां पर ट्वीट आपको देखने को मिलेगा जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एंशियंट टी हॉर्स रोड witnesses the exchanges and interaction between China and India throughout the long river of history। मतलब पुराने टाइम पीरियड से अगर हम देखते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में अलग अलग तरीके का एक्सचेंज जो यहाँ पर हो रहा है उसमें ये एंशियंट टी हॉर्स रोड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है। Tree from across China was transported to Zhejiang, then shipped to Kolkata, India by the Himalayan passes and sold in Europe and Asia on a massive scale। मतलब कि इस पर्टिकुलर रूट को अगर हम देखते हैं तो हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि एंशियंट टाइम पीरियड से ही इंडिया और चाइना के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है, उसमें इस पर्टिकुलर रोड का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहा था और उसी के बारे में जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये एंशियंट टी हॉर्स रोड है ये लगभग 2000 किलोमीटर का है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर कनेक्ट हो रही है। एक तो चाइना, इंडिया और चाइना और इंडिया के बीच में जो ये कनेक्शन बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, तिब्बत के थ्रू। तो तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। तो यहां पर क्या है कि चाइना जो है वो इंडिया को कनेक्ट करेगा और तिब्बत से होता हुआ। हिज स्टेटमेंट हाईलाइट हिस्टोरिक ट्रेड एंड कल्चरल टाइज बिटवीन दी टू नेशन। कि पुराने टाइम पीरियड से अगर आप देखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में एक हिस्टोरिक टाइज जो है वो यहाँ पर रहे हैं और साथ ही साथ कल्चरल बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो दोनों कंट्रीज के बीच में बड़े स्केल पर जो है वो इंटरेक्शन यहाँ पर होता रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि ठीक है सर, अभी जो चाइनीज एम्बेसडर है टू इंडिया उन्होंने इसके बारे में जो है वो यहाँ पर हमको बताया है, वो तो जी चलो समझ में आ गई, लेकिन ये है क्या, है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करेगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक बात ये ध्यान रख लेना है कि ये एक तरीके का ट्रेड नेटवर्क है। एक रास्ता है जहां से कंट्रीज के बीच में अलग अलग तरीके के जो सामान वगैरह होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, है ना, कल्चरल एक्सचेंज होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें चाइना है, चाइना इंडिया को कनेक्ट करेगा, बीच में किसका रास्ता पड़ेगा, तिब्बत का। साथ ही साथ कॉमर्स और कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर होगा। एक आपने सिल्क रोड के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, जो यहाँ पर सिल्क रोड है चाइना का, इसके बारे में भी सुना होगा। तो ये सिल्क रोड जैसा इतना फेमस यहाँ पर नहीं है ना, क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जो इसको पहली बार सुन रहे हैं कि इस तरीके का भी कोई एक रोड, एक रूट यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में एग्जिस्ट यहाँ पर करता था। तो सिल्क रोड जैसा जो है वो यहाँ पर फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो टी का, हॉर्स का और साथ ही साथ जो भी वैल्यूएबल कमोडिटीज आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर क्या है कि उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर होता था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेना कि ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफर यहाँ पर होने वाला है ये बहुत ही चैलेंजिंग टेरेंस में होना है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि रास्ता बहुत आसान है, टी और हॉर्स जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर चले गए, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी आपको वर्ल्ड वॉर टू के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अभी,
तब आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजिकली भी जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर हुआ करता था। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 25 फरवरी को चाइनीज एम्बेसडर ने टी हॉर्स रोड की सिग्निफिकेंस के बारे में ट्वीट यहाँ पर किया है, और यहाँ पर यह बोला गया है कि इस पर्टिकुलर रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा है, जिसके थ्रू चाइना और इंडिया के बीच में जो हिस्टोरिकल टाइज यहाँ पर थे, जो रिलेशंस थे, वो बहुत अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी हाईलाइट करता है हिस्टोरिक ट्रेड एंड कल्चरल लिंक एमिड ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो लिमिटेड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आई हैं, उस टाइम पीरियड पर चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया जो है वो इस बात को शोकेस कर रहे हैं कि पुराने टाइम पीरियड से ही इंडिया चाइना के बीच के जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रांग रहे हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर रूट का भी बहुत इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये चाइना है। अब चाइना से अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये बांग्लादेश हो गया, है ना, ढाका हो गया, ये यहां पर कोलकाता आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है जैसे डाली हो गया, लीजियांग यहां पर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद तिब्बत में ये लासा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो इस हॉर्स टी रूट में आपको देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ठीक है, ये टी हॉर्स रोड हमको समझ में आ गया है कि चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पर ये कनेक्शन होगा तिब्बत के थ्रू होते हुए, है ना। इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन कौन सी हैं ये भी समझ में आ गया, लेकिन इन सब चीजों की स्टार्टिंग कैसे हुई, इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी चाइना की, जिसका नाम है टैंग डायनेस्टी। तो टैंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर ये जो रोड है टी हॉर्स रोड, ये यहाँ पर ओरिजिनेट हुई, और इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो साउथ वेस्ट चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस जो है वो यहाँ पर शुरू होते हैं। बुद्धिस्ट एक मॉन्क है जिनका नाम है यिजिंग, इन्होंने यहाँ पर ये बात करी है, मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि अर्ली ट्रेड नोटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सच एज शुगर, टेक्सटाइल एंड राइस नूडल फ्रॉम चाइना, मतलब इस रूट के थ्रू अगर आप चाइना से देखोगे तो शुगर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, राइस नूडल्स हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और साथ ही साथ हॉर्सेस, तिब्बतन गोल्ड, सेफ्रॉन, जो मेडिसिनल हर्ब्स है वो तिब्बत से इंडिया में यहाँ पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, किस टाइम पीरियड की बात यहां पर की जा रही है, 635 से लेकर 713 कॉमन एरा की, उस टाइम पीरियड पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क इस बात को यहां पर बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रूट का यूज यहां पर किया जाता था, जिसमें अलग अलग तरीके की कमोडिटीज का एक्सचेंज सभी कंट्रीज के बीच में हो रहा है। फिर उसके बाद एक दूसरी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सोंग डायनेस्टी। तो इन्होंने क्या किया कि इस पूरे के पूरे रूट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड यहां पर किया। चीजें जब स्टार्ट होती हैं तो शुरुआत में उतनी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती जाएगी, लोग उसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड करेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड करने में सोंग डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ऑफिशियल जो ट्रेड मार्केट्स है इनको यहाँ पर स्टेब्लिश किया ताकि इस रूट को और स्ट्रक्चर यहाँ पर किया जा सके। मेनली अगर आप देखोगे तो टी जो है वो चाइना से जाएगा और हॉर्स जो है वो तिब्बत से आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। दिस मार्क द राइज ऑफ टी एंड हॉर्सेस एज द डोमिनेंट कमोडिटीज ट्रेडेड अमंग द रूट, मतलब कि क्योंकि हम लोग इस पूरे की पूरे रूट का नाम ही देखेंगे तो इसे हम लोग हॉर्स टी रूट यहां पर कह रहे हैं या हॉर्स टी रोड यहां पर कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी कमोडिटीज यहां पर एक्सचेंज हो रही हैं उसमें जो मेजर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा वो किसका है, वो हॉर्स का और टी का यहां पर देखने को मिल रहा है, और इसी से इसका नाम जो है वो निकलकर सामने आया है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो सिंगल पाथवे होता है, मतलब यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको कि जैसे कोई एक रास्ता है, क्योंकि हम बहुत पुराने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो एक ही रास्ता होता था, उसी रास्ते से सामान आता था जाता था। लेकिन ये जो यहाँ पर टी हॉर्स रोड है इसमें यहाँ पर क्या है कि नेटवर्क ऑफ ट्रेल्स आपको देखने को मिलेंगी, जिससे अलग अलग रिलेशंस को आप या अलग अलग जो रीजन्स है उनको कनेक्ट कर रहे हो, मतलब साउथ वेस्ट चाइना, तिब्बत एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूट आपको देखने को मिल रहे हैं और उन रूट से अलग अलग तरीके की जो लोकेशंस है उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। अब की फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो करीब ये 2000 किलोमीटर का लेंथ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज है जैसे डाली हो गया, लीजियांग हो गया, लासा हो गया, करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना डिफिकल्ट टेरेन है ना, यहाँ से गुजरना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हाइट आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हार्श टेरेन है,
एक्सट्रीम वेदर आपको देखने को मिलेगा, हाइट जाने ज्यादा होने की वजह से जो पाथवेज है वो बहुत डेंजरस आपको देखने को मिलेंगे, लैंडस्लाइड का रिस्क है, फूड वाटर का भी लिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि इतनी डिफिकल्टीज होने के बाद भी पुराने टाइम पीरियड पर इस पर्टिकुलर रूट का यूज यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में कमोडिटीज जो है वो एक्सचेंज यहाँ पर होती रहे। अब उसके बाद जो कैरेवन ट्रांसपोर्टेड ट्री फ्रॉम सिचुएन टू तिब्बत एंड इंडिया, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो टी आएगा वो कहां से आएगा, वो चाइना से आएगा। चाइना से कहा, तिब्बत और इंडिया में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो हॉर्सेस आपको देखने को मिलते हैं और जो अदर इसेंशियल गुड्स है वो चाइना आपको जाती हुई दिखाई देंगी। डिफिकल्टीज के बाद भी अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा रूट है एक क्रूशियल ट्रेड था, आर्टरी फॉर सेंचुरी। मतलब आप ये मान लीजिए कि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इस पूरे के पूरे टेरेन से अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर एक्सचेंज होती रही और ट्रेड वगैरह जो है वो फ्लोरिश यहाँ पर होता रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर मतलब इतना डिफिकल्ट रास्ता यहाँ पर है ना, लोग सच में क्या मतलब टी के लिए इस पूरे के पूरे पाथ को यहाँ पर यूज करेंगे क्या? क्या टी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पीरियड पर रही होगी, है ना? आज का चलो समझ में आता है कि आज के टाइम पीरियड पर चाय बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्या पुराने टाइम पीरियड पर भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्या? तो आप ये मान लीजिए कि जिंदा रहने के लिए चाय बहुत जरूरत थी, है ना? कैसे? जो तिब्बतन यहाँ पर नोमैड्स आपको देखने को मिलेंगे उनके लिए जो टी है वो एक नेसेसिटी थी, क्योंकि कोल्ड और हार्श क्लाइमेट था। जैसे अगर आप देखोगे तो एक याक बटर टी आपको देखने को मिल रहा है, ये एक स्टेपल बीवरेज हो गया है। मतलब जिसे तिब्बत के जो नोमैड्स आपको देखने को मिलेंगे, तिब्बत की जो लोग देखने को मिलेंगे ना, वो याक बटर टी को यूज करेंगे ही। इससे क्या होता है, इससे इनको गर्मी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और सर्वाइवल के लिए जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो भी इस चाय के थ्रू यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसी वजह से तिब्बत के लोगों के लिए ये जो पर्टिकुलर बटर टी है ये बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है। और एक जो नेशनल ज्योग्राफिक नोट्स यहाँ पर कहते हैं वो ये कहते हैं कि तिब्बतन डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे गर्मी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और साथ ही साथ जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं सर्वाइवल के लिए, उन सब चीजों का भी इनटेक यहाँ पर हो पाएगा। अब मैंने आपको टी की इंपॉर्टेंस बता दी। अब यहाँ पर क्या है कि हॉर्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखोगे तो चाइना का जो सेंट्रल प्लेन है, ठीक है, वहां पर अगर आप देखोगे तो हॉर्सेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इनको यहाँ पर तिब्बत और यूनान से जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ता था कि जो भी आपके हॉर्सेस वगैरह होते हैं उनको इंपोर्ट करना है ना, क्योंकि इनके यहाँ पर खुद पे जो है वो बहुत ज्यादा कोई हॉर्सेस अवेलेबल है नहीं, तो इनको बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो तिब्बतन जो है हॉर्सेस इनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती थी, है ना, क्योंकि चाइना के मिलिट्री कैंपेन में, उसके बाद जो मंगोलियन ट्राइब चाइना के ऊपर बार बार अटैक कर रही थी, उन सब चीजों की प्रोटेक्शन के लिए चाइना को हॉर्सेस की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। तिब्बतन स्टेट्स वर प्राइज, ठीक है, वॉर हॉर्सेस इन कॉन्फ्लिक्ट अलोंग चाइना नॉर्दर्न बॉर्डर। तो जो भी अलग अलग तरीके के मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह हैं वहां पर क्या है कि जो तिब्बतन हॉर्सेस हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद जब सोंग डायनेस्टीज यहाँ पर आई तो उनका जो रेगुलेशन आपको ट्रेड में देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है, टू कंट्रोल द एक्सचेंज सोंग डायनेस्टी गवर्नमेंट स्टेब्लिश ऑफिशियल मार्केट। अब क्योंकि इनको ये समझ में आने लग गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर ट्रेड रूट है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इन्होंने ऑफिशियल जो मार्केट्स हैं उनको स्टेब्लिश करना शुरू किया, ताकि ये लोग जो टी सप्लाई है तिब्बत के लिए उसको इंश्योर कर सकें। फिर उसके बाद वॉर हॉर्सेस जो चाइना को मिल रहे हैं उसको यहाँ पर इंश्योर कर सकें, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो आप स्टेबिलिटी, जो रीजनल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है उसको भी स्ट्रेंथन यहाँ पर किया जा सके। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का इस रूट को फ्लोरिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, ये तो हमने बहुत पुराने टाइम पीरियड की जो है वो यहाँ पर बात कर ली। 1912 में अगर आप देखोगे तो जब चाइना में किंग डायनेस्टी का यहाँ पर फॉल होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये टी हॉर्स रोड है ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर हो जाता है ना। पहले तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन जब 1912 में चाइना में किंग डायनेस्टी का फॉल यहाँ पर होगा उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ये टी हॉर्स रोड है ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनान्स टी इंडस्ट्री एक्सपेंडेड इंटीग्रेटिंग चाइना इनटू द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, है ना, क्योंकि जो यूनान का यहाँ पर टी इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना की जो टी डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलेगी।
जो नई ट्रेड टेक्निक्स है, गुड्स है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, टू द माउंटेनियस रीजन, बूस्टिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब समय के साथ, क्योंकि अब हम लोग 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और 20वीं सेंचुरी में काफी सारे अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो गए हैं। जो चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी वो अब पॉसिबल आपको देखने को मिलेगी। तो उनको जब चीजों को हमने इस पूरे के पूरे ट्रेड रूट में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट होती हुई दिखाई दी है। अब उसके बाद ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इस पर्टिकुलर रूट का वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पीरियड पर जब जापान ने यहां पर चाइना की कोस्ट लाइन को कंट्रोल कर लिया, तो टी हॉर्स रोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशियल सप्लाई रूट यहां पर बन गया। अब क्योंकि कोस्टल एरिया पे चाइना की जापान का कंट्रोल हो गया है, तो वहां से तो कोई इंपॉर्टेंट सप्लाई हो नहीं सकती है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड पर जब 1939 से लेकर 1945 का टाइम पीरियड था वर्ल्ड वॉर का, तो उस टाइम पीरियड पर टी हॉर्स रोड से जो है वो इंपॉर्टेंट सप्लाईज यहाँ पर की जा रही है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या चीजें सप्लाई करी जाएंगी, तो जो मिलिट्री सप्लाईज है, इसेंशियल गुड्स की सप्लाईज है, ताकि जापान की जो फोर्स है उसको चाइना यहाँ पर कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ लाइफ लाइन फॉर चाइना वॉर एफर्ट, सपोर्टिंग लॉजिस्टिक एंड ट्रेड, है ना, ट्रेड वगैरह भी यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से वॉर के ऊपर ही फोकस करते रह जाएंगे तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमको होना चाहिए वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक का हो गया, ट्रेड वगैरह यहाँ पर चल रहा है, जिससे रिवेन्यू जनरेशन जो है वो चाइना का बड़े स्केल पर यहाँ पर कंटिन्यू रहा। लेकिन जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चाइना में आया 1949 में, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे टी हॉर्स रूट का जो है वो डिक्लाइन यहां पर शुरू हुआ। मॉ जेडोंग लैंड रिफॉर्म चेन ट्रेड पैटर्न रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द एंशिएंट रूट, मतलब कि जो यहाँ पर मॉ जेडोंग है, जिन्हें फादर ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना यहाँ पर कहा जाता है, तो जब इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स वगैरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो एंशियंट रूट थे ना, उनके ऊपर रिलायंस इनका यहाँ पर कम रहा कि भाई हमें पुराने रूट्स के ऊपर उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ट्री हॉर्स रोड है ये पूरा ऑब्सोलीट यहाँ पर बन गया, इसका बहुत ज्यादा यूज होना बंद हो गया। लेकिन जो रेमिनेंट्स है ऑफ द ट्रेड रूट स्टिल एग्जिस्ट, पर्टिकुलरली इन द लीजियांग, यूनान, रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू इट्स हिस्टोरिक रोल इन द ट्रेड। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, लीजियांग और यूनान, ठीक है, ये चाइना वाला है ना, तो आपको ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये ट्रेड रूट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये एंशियंट ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था, यूनेस्को ने भी इस बात को यहाँ पर समझा है और इसी वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद चाइना ने यहाँ पर लगातार कोशिश करी है कि जो ये हिस्टोरिक ट्रेड रूट है इसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाए। तो चाइना ने एक्टिवली यहाँ पर प्रमोट किया है टूरिज्म अलोंग द टी हॉर्स रोड, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है। अगर आप पुरानी चीजें जो बहुत सिग्निफिकेंट थी उनको प्रिजर्व नहीं करोगे, प्रमोट नहीं करोगे, तो समय के साथ वो खत्म होती चली जाएंगी। लेकिन चाइना ने सोचा है कि भैया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसे प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और इसलिए टूरिस्ट एक्टिविटीज वगैरह को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। रूट का जो सिग्निफिकेंस है एज एन एंशियंट ट्रेड नेटवर्क इज बीइंग हाईलाइटेड थ्रू रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। मतलब आज के टाइम पीरियड पर चाइना ने कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर चलाए हैं जिससे हम इस रूट को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि हेरिटेज के कंजर्वेशन के थ्रू भी इस रूट को यहाँ पर बचाया जाए। तो मतलब चाइना अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को जो है वो कंजर्व यहाँ पर किया जाए। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया है उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है। अगर मान लीजिए कि इसकी कंडीशन बहुत खराब होती तो क्या एम्बेसडर जो है वो इस बात को यहाँ पर अपने ट्वीट में मेंशन करते, क्या नहीं करते। तो चाइना भी अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है लीजियांग। तो लीजियांग जो है वो कल्चरल और हेरिटेज डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो लीजियांग ने चाइना का एक पुराने टाइम पीरियड पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड हब यहाँ पर था, ठीक है, जो कि टी हॉर्स रोड पर यहाँ पर लोकेटेड था, और इसको एक हेरिटेज साइट के रूप में जो है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया गया है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था ट्रेड के लिए। जब यूनान, तिब्बत, सिचुआन, इन सब चीजों के बीच में जब यहाँ पर ट्रेड होगा तो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो है वो इसी लोकेशन पर होता था। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो सदर्न सिल्क रूट ट्रेड रूट है या सिल्क रोड रूट है,
और जो आपका यहाँ पर टी हॉर्स रूट है, इसके इंटरसेक्शन पर ये लोकेशन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो दोनों इंपॉर्टेंट जो रूट है, इनके इंटरसेक्शन पर अगर कोई सिटी यहाँ पर लोकेटेड है, कोई लोकेशन है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगी। टुडे लिजियांग स्टैंड एज अ टेस्टामेंट टू द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द ट्री हॉर्स रूट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर जो ये सिटी है, इसकी जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, ये इस बात का टेस्टामेंट है कि भाई जो टी हॉर्स रोड है वो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्री हॉर्स रोड है वो एक ट्रेड रूट तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा और भी कई चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक लाइफ लाइन थी जिसमें कनेक्टिंग चाइना, तिब्बत एंड इंडिया फॉर सेंचुरीज। मतलब इस पूरे के पूरे रूट ने चाइना को, तिब्बत को और इंडिया को बहुत टाइम तक जो है वो आपस में यहाँ पर कनेक्ट रखा। कॉमर्स के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, जियो पॉलिटिकल टाइज भी होगा। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इन तीनों जो इंपॉर्टेंट रीजन है, इनके बीच में लगातार इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो ये थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ट्रेड प्रैक्टिसेस उतनी ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी एक पावरफुल सिंबल के रूप में देखा जाता है, जिसमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझ सकते हैं, और इंटरनेशनल एक्सचेंज के टाइम पीरियड पर भी, जब लोग इस तरीके के इंटरेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस टाइम पीरियड पर ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है उनके बीच में इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। आज के टाइम पीरियड पर जो एफर्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं टूरिज्म, रिसर्च और कल्चरल कंजर्वेशन को, तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जब कंट्रीज यहाँ पर सोच रही हैं कि इन पूरे के पूरे रीजन्स को जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि आगे के टाइम पीरियड पर शेपिंग रीजनल ट्रेड एंड ट्रेडिशंस वापस जो है वो आपको इमर्ज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लीजियांग एंड अदर हिस्टोरिक लोकेशन कंटिन्यू टू ड्रॉ अटेंशन, सर्विंग लिविंग रेमिनेंट्स ऑफ द रूट्स पास्ट ग्लोरी। मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो लीजियांग है, या जो उस रोड पर लोकेटेड दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, वो इस बात का हमें सबूत देती हैं, टेस्टामेंट है ये, कि भैया उस टाइम पीरियड पर जो ये पूरा का पूरा रूट था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में भी जो डीप रूटेड हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, उनको भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग दी शेयर्ड हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज कुड प्ले रोल इन स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल रिलेशन। मतलब अगर दोनों कंट्रीज यहाँ पर ये सोचे कि भाई हम लोग पुराने टाइम पीरियड से भी देखो इन ट्रेड रूट्स के तहत यहाँ पर कनेक्टेड थे, और आज के टाइम पीरियड पर भी अगर मान लीजिए कि इंडिया और चाइना अपने डिप्लोमेटिक और कल्चरल रिलेशंस को अगर यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहती हैं, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा रास्ता है कि इसको बेसिस मानकर हम आगे के अपने रिलेशंस को जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, जो हमने ये टी हॉर्स रूट के बारे में बात करी। क्या इसको बेसिस मानकर इंडिया और चाइना अपने आगे के डिप्लोमेटिक, कल्चरल, है ना, इकोनॉमिक रिलेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये थोड़ा नया टॉपिक था, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है वो थोड़ा रीस्ट्रक्चर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर लिखें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।